हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का 2013 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखा था। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का 2012 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम। यहाँ पे आपको भरना है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं कूलम का जो 3-4 मात्रक होते हैं, एक तो कूलम हुई मात्रक आवेश के 3-4 मात्रक होते हैं। एक कूलम होता है, एक आपका ESU होता है जिसको स्टेट कूलम कहा जाता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, एक आपका EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक आपका फैराडे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ESU के बारे में यानी कि स्टेट कूलम के बारे में पूछा है कि कितना कूलम होगा। ठीक है, तो एक कूलम में आपका जैसे कि आप जानते हैं कि एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU। तो एक ESU यदि किया जाएगा तो ये उधर जाकर भाग देगा तो हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा आपका 1/3 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है एक उभय उत्तल लेंस μ = 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे एक उभय उत्तल दिया है यानी कि ये हमारा दोनों तरफ से उत्तल लेंस है, तो इसके म्यू का मान इसका दिया हुआ है आपका 1.5, और वक्रता त्रिज्या इधर से यदि R1 देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और इधर से देखा जाए तो R2 हो जाएगा आपका, जो आपका R2 है वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, R2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंस फार्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं होता है आपका 1/f = μ - 1 × 1/r1 + 1 माइनस होता है 1/r1 - 1/r2। ठीक है ना, तो यहाँ पे -20 है और यहाँ पे क्या है +20 है। तो यदि यहाँ पे इसको रखा जाएगा तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 1/f = 1.5 - 1 इंटू हो जाएगा 1/20, माइनस और -20 है तो ये हो जाएगा +20। इनको यदि सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, इधर अंदर में हो जाएगा 2/20 और ये हो जाएगा 0.5। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा इधर से 1/20। तो इसलिए आप f देखा जाए तो यहाँ 1/f है, यहाँ पे 1/20 है, तो f का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब फोकस दूरी निकल गया आपका। तो यहाँ से आप जानते हैं कि फोकस दूरी के बाद आपका जो पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी के पास आपका जो पावर का फार्मूला होता है वो आपका होता है P = 1/f, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 100 क्या हो जाता है f हो जाता है, और यहाँ पे जब f का वैल्यू 20 रखिएगा तो 100/20 आपका कट के हो जाएगा 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 5। ठीक है ना, तो इसलिए 5 डायोप्टर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है कि A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके कुछ कैपेसिटर दिए हुए हैं, इनको सीरीज और पैरेलल के क्रम में जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे 4 और 4 दोनों जो है किस में जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो होता है C इक्विवेलेंट हो जाता है 1/, यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है ना, हो जाएगा 1/4 + 1/4, और ये हो जाएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। ठीक है ना,
यानी कि इन दोनों को यदि देखा जाए तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया, इन दोनों से मिलकर 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे यदि लगाया जाएगा, यहाँ पे 2 लगाइए तो 2 के साथ 2 ये क्या है, ये वाला 2 किसके साथ है, आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो अब इन दोनों का सी इक्विवेलेंट जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये 4 हो गया, यहाँ से टोटल 4 आ गया, तो अब ये दोनों जो है 4, यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे 4 है और 4 ये आया हुआ है, तीनों जो है सीरीज में हो जाएंगे। तो इनके लिए 1/c इक्विवेलेंट जो है होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको जोड़ेगा तो हो जाएगा 3/4 और ये यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट यहाँ पे 3/4 है, तो जब ये पलटेगा तो हो जाएगा आपका 4/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर दिया हुआ है कि थोरियम दिया हुआ आपका, देखिए यहाँ पे 90 और 230, ठीक है ना, कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, आप ऊपर वाले में से जैसे 230 है, इसमें से 90 को घटा दीजिए, तो 230 में से यदि आप 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 90 परमाणु संख्या है और 230 क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉनिक संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां दिया है, एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमारा शिखर वोल्टता यानी कि I0 का वैल्यू दिया हुआ है। शिखर वोल्टता क्या होता है, I0, तो I0 बराबर आपका दिया हुआ है 440 वोल्ट और हमको आभासी निकालना है, तो ये होता है आपका 440/√2, 440/√2। तो 440/√2 को करेंगे तो यहाँ पे आपका अगर ऊपर नीचे √2 से गुणा करते हैं तो ऊपर 440√2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 और ये से कट जाएगा तो हो जाएगा 220/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 4वां का सी। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। 7वां क्वेश्चन है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक आवर्धक ग्लास दिया है। आवर्धक ग्लास का मतलब है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। आवर्धक ग्लास का मतलब क्या है, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। तो इसका क्षमता दिया है 12 डायोप्टर यानी कि P बराबर क्या होता है 1/f। तो आपको P का वैल्यू दिया है 12 और यहाँ पे देखिए जब डायोप्टर दिया है तो वो मीटर में होता है, तो 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 बटा क्या कर देंगे, f कर देंगे। तो यहाँ से यदि आप f निकालिएगा तो हो जाएगा 100/12 और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 में 100 में 12 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा 8 आपका बचेगा हो जाएगा 8.33 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से फोकस दूर निकल गया क्या, F = हो गया 8.33 सेंटीमीटर। अब देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी है तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आपका होता है आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f, जहाँ d जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखिएगा 1 + d का मान आपका हो जाएगा 25 होता है, ठीक है, और f का मान 8.33। तो यहाँ से यदि आप सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है, तो देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां दिया है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, ठीक है ना। एक तार से कितना सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैं बता देता हूँ इसको, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका धारा दिया हुआ है कितना, यानी कि I का वैल्यू दे दिया आपका 10, ठीक है, और T दे दिया है आपका फिर ये भी 10 सेकेंड और विभवांतर भी दिया हुआ है 15 वोल्ट। किया गया कार्य पूछे या आपको उत्पन्न ऊष्मा पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, H = या W = लिख सकते हैं I²RT, ठीक है ना, I²RT। अब यहाँ पे V = IR जैसे जानते होता है, तो यहाँ पे यदि इसको हटाया तो I
यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू आर इंटू टी। आई आर के जगह पे क्या रख दीजिए, भी रख दीजिए, तो हो जाएगा आई भी टी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आई भी टी। तो आई के जगह पर रख दीजिए आप, आई के जगह पर रख दीजिए आप 10 और फिर भी के जगह पर रख दीजिए आप 15 और फिर टी के जगह पर आप रख दीजिए 10 सेकेंड। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1500 जूल। यहाँ पे गुणा कर सकते हैं 10, 15 और 10 का, तो हो जाएगा 1500 जूल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डी की आकृति बनी हुई है, तो ये हमारा एंड गेट है। ठीक है ना। यदि इस तरह से होता, ठीक है ना, इस तरह से आपका गेट बना होता तो ये आपका और गेट होता है। ठीक है ना। और इस तरह ट्रिएंगुलर बना होता है तो ये आपका कौन सा गेट होता है, नॉट गेट होता है। ठीक है ना। 3 बेसिक गेट होते हैं, और एंड और नॉट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 10वां दिया है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तनांक जो है घटता है किसी, जब कोई प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है घट जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसमें से आप जो 6000 दिया हुआ उसमें 1.5 से गुणा कर दीजिए, तो भाग कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसको यदि किया जाएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाले हैं। ठीक है ना। 2 कथन इसमें दिए होंगे और दोनों को पढ़ के इसमें बताना रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किसका व्याख्या है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हैं इसको। 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर में, कथन फर्स्ट दिया है वामर श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित है। तो ये गलत है, ये वामर श्रेणी जो है आपका दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद दिया है लाइमन श्रेणी पराबैंगनिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। तो ये कथन सेकेंड सही है, लेकिन फर्स्ट कथन जो है गलत है। तो यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट कथन असत्य है, परंतु कथन सेकेंड क्या है, सत्य है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का 11 नंबर का हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 11 का डी होगा। ठीक है ना। 12 नंबर में देखिए, किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान अल्प वृद्धि होती है। बात सही है, ऋण आवेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें फिर सेकेंड कथन दिया है कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सत्य है। और ये देखिए इसका व्याख्या कर रहा है सेकेंड, दूसरा कथन। ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 12 क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो ये सही बात है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना। उसके बाद दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ध्रुवित किया जाता है। ठीक है। तो जो तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं उनको ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा, क्योंकि दोनों कथन भी सही हैं और फर्स्ट वाले का व्याख्या सेकंड वाला कर रहा है, इसलिए सही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सभी नाभिक समान आकार के नहीं होते। ये भी बात सही है। नाभिक आकार परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये भी बात सही है। ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे का सेकेंड कथन जो है फर्स्ट का व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 15 का दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि है। गलत बात है, चुंबकीय फ्लक्स जो है अदिश राशि होता है। ठीक है ना। और कथन सेकंड दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे यदि ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट असत्य है, परंतु कथन सेकंड सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद हमारा 16 दिया है। इसमें इंस्ट्रक्शन में आप पढ़िएगा तो दिया हुआ है 16 से 18 तक में दिए गए 4 विकल्पों में से एक से अधिक सही हो सकते हैं। ठीक है ना। इसमें ध्यान से आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि एक से अधिक सही है। ये पहले पूछे जाते थे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना। 16 नंबर दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नांकित में से कौन राशि परिवर्तित होती है। ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होता है, चाल तो परिवर्तित होता ही है, आयाम भी परिवर्तित, लेकिन आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है। तो नहीं होती है पूछ रहा है, कौन सी राशि परिवर्तित होती है पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ए बी सी सही हो जाएगा, नहीं सॉरी ए सी और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है ना। ए सी और डी। ठीक है। 17 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो गामा किरणें जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होंगी। ठीक है।
उसके बाद हमारा दिया हुआ है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, के बराबर नहीं होता है। तो प्रोटॉन का अलग द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का भी, न्यूट्रॉन का भी, तो बराबर नहीं होता है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं होता है पूछ रहा है। तो प्रोटॉन भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हाइड्रोजन भी और न्यूट्रॉन भी, यानी कि इस क्वेश्चन का यदि सही ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा ए बी डी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19-20, इसमें मिलान करना है 19, 20, 21, 22 में एक दूसरे से। तो ब्रूस्टर का नियम जो है ध्रुवण को दर्शाता है, म्यू इक्वल टू 10 IP, ठीक है ना, म्यू इक्वल टू आप पढ़े होंगे 10 ऑफ IP, ठीक है ना। तो ये ब्रूस्टर का नियम है, ये ध्रुवण की घटना से संबंधित है। उसके बाद आपका 20 नंबर में आपको जो है सरल लेंस लिखा है, तो सरल लेंस आपका डी हो जाएगा, मानवीय आँख में। उसके बाद 21 नंबर वर्णी विपथन का रहता है, ये प्रतिबिंब की त्रुटि होता है। और यंग का द्विछिद्र प्रयोग जो है व्यतिकरण को दर्शाता है, ठीक है, मतलब यंग के द्विछिद्र प्रयोग द्वारा आपको व्यतिकरण की घटना प्रूफ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 22 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।